गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने इससे पहले मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम मिट्टी की आर्थिक योजना के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें आर्थिक योजना मतलब उसके लाभ और हानि दोनों पहलुओं को हम इसमें विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो मिट्टी की जो आर्थिक योजना से जो हमारा मतलब है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के अधिक अर्थ कराया जा सकते हैं, जिससे जितना ज़्यादा हम मनी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संसार की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो मिट्टी का उपयोग जो करे एग्रीकल्चर लैंड के रूप में करती है, और जो डायरेक्टली हम एग्रीकल्चर लैंड पे डिपेंड हैं। आज भी अगर हम बात करें इंडिया की या वर्ल्ड की, इंडिया की तो देखिए वैसे भी एग्रीकल्चर लैंड में ही आता है। 70% 60 to 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर लैंड पे ही डिपेंड करती है डायरेक्टली। इनडायरेक्ट वे में तो 100% आ ही जाते हैं हम सभी लोग। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि के लिए भूमि का उपयोग सही ढंग से हो, इसके लिए हमें कुछ बातों पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कृषि की फसलों का चयन करना, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों के लिए सर्वोत्तम अनुकूलन वाली फसलें किया जाना। मान लीजिए किसी मिट्टी में सरसों बहुत अच्छी हो सकती है और हम उस पर चना करें तो उसकी उतना प्रोडक्शन प्राप्त नहीं हो सकता है जितना हमें सरसों का। तो हम अगर किसानों को, आजकल कृषि ऑनलाइन वो भी मिलती है फैसिलिटीज़, जिससे हम अपनी मिट्टी की जांच करवा कर उसमें कौन सी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम उपयोगिता ले सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, कृषि प्रणालियों का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि कृषि की उत्पादकता हमेशा बनी रहे। अब उत्पादकता ऐसा नहीं एक ही फसल पूरे साल करें, साल के जो हमारी तीनों फसलें हैं, रबी की, जायद की, खरीफ की, मतलब मौसम के अनुसार बदल बदल के अगर हम कृषि करते हैं और बीच में फसल के दौरान पड़ती भूमि छोड़ते हैं, पड़ती मतलब एक फसल के बाद 1 महीने या 1.5 महीने या 2 महीने के लिए जो ज़मीन हम खाली छोड़ते हैं, तो जो ज़मीन की उत्पादकता, उपजाऊपन जो पहली फसल में ले लिया जाता है, उसे दोबारा गेन करने के लिए उस समय उस ज़मीन को खाली छोड़ दिया जाता है। उस दौरान उसमें हमारे गोबर है, जो सरकंडे, वो डाल दिया जाता है। वो एक तरीके से खाद का ही काम करते हैं। तो हमें ये भी उपयोगिता पता होनी चाहिए कि हम एक ही फसल ना बोएं, क्योंकि वो मिट्टी के उपजाऊपन को नष्ट कर सकता है। तीसरी चीज़, वन भूमि और चारण भूमि का उचित प्रबंधन हो। ऐसा ना हो कि हम जहाँ खेत कर रहे हैं वहाँ जानवर छोड़ दें, उसकी वजह से क्या होगा, पूरी ज़मीन नष्ट हो जाएगी और जानवरों के खुरों से जो ज़मीन के ऊपरी परत है वो भी क्या होती है, डैमेज हो जाती है। तो उसका अलग से प्रबंधन होना चाहिए कि जानवरों को अलग चराने का क्षेत्र हो, भूमि वन क्षेत्र अलग हो, जिससे पशुचारण के द्वारा जो अंधाधुंध वनों की कटाई के द्वारा जो संसाधन जल्दी नष्ट हो रहे हैं उन पर हम रोक लगा सकें। इसके अलावा एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होगी कि जो स्थानांतरण कृषि है उसको भी रोका जाए, क्योंकि आप जानते हैं झूमिंग कृषि या स्थानांतरण कृषि, और राजस्थान में वालर कृषि के नाम से जो जानी जाती है, वालरा, ये ऐसी कृषि है जिसमें वनों के पेड़ों को काट दिया जाता है। और जब पूरा खड़ा हुआ पेड़ आप काट रहे हो तो आप सोचो, जो 100 साल तक हमें जीवन देने वाला था, पूरा हरा भरा वृक्ष ही खत्म हो जाएगा, तो हमारे जीवन में कहाँ से ऑक्सीजन आई, कहाँ से हमारा जीवन होगा। और सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि हम गेहूं और अनाज खा के ही जीवन यापन कर लें। बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, औषधियां हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं जो हमें वन से प्राप्त होते हैं, फर्नीचर है, लकड़ी है, वो भी हम खो देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एग्रीकल्चर लैंड या लैंड का उपयोग ऐसे करना है कि जो वनों को भी सुरक्षित रख सके। इसी विभिन्न प्रकार की खोजों, अन्वेषणों के द्वारा विभिन्न मिट्टियों के लिए उपजाऊ अधिक लाभदायक फसलें बो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहली चीज़, लाल व पीली मिट्टी में सामान्यतः डेयरी फार्मिंग होनी चाहिए। डेयरी फार्मिंग मतलब वहाँ पे देखिए खाने चारा अच्छा होगा, तो डेयरी चारा अच्छा होगा तो हम पशुपालन कर लें, तो पशुओं से प्राप्त होने वाली दुग्ध से बनी चीज़ें वहाँ अच्छा मिलेगा, इवन मीट भी आपको अच्छा मिल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि किस क्षेत्र में हम किस तरीके से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड, धूसर, उद्यान कृषि, वन उद्योग, अधिक धूसर मिट्टी में उद्यान लगा दो, बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ घूमने का भी प्लेस हो जाएगा। थर्ड, प्रेरी क्षेत्र, अमेरिका, स्टेपी आपका यूरोप वाले क्षेत्र वाले बात करें, जहाँ पे गेहूं और मक्का अधिक उपयोग किया जाता है यांत्रिक कृषि से, क्योंकि यहाँ खेत हमारे भारत की तरह छोटे छोटे नहीं हैं कि हमारे यहाँ बीघा में बात करें, वहाँ जो खेत होते हैं बहुत बड़े होते हैं, हेक्टेयर्स में होते हैं। इवन आपको ये भी बता दूँ कि वहाँ जब छिड़काव किया जाता है फसलों पे,
दवाई का कि कीड़े ना लगें, तो उसके लिए भी वहाँ किराए के हेलीकॉप्टर हायर किए जाते हैं। इतने बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड हैं उनके पास। और प्रेरी और जो स्टेपी क्षेत्र थे घास के क्षेत्र थे, लेकिन वर्तमान में बौद्धिक कुशलता के कारण, मशीनरी के कारण, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी के बाद इन क्षेत्रों में भी क्या करने लग गए हैं, कृषि उत्पादकता लेने लग गए हैं। और विशेष रूप से मक्का और गेहूँ, ये पूरी पेटी है, मक्का पेटी, गेहूँ पेटी। और आपको ये और बता देती हूँ कि जो वहाँ का मक्का है, वहाँ खाने से ज़्यादा, खुद मानव के खाने से ज़्यादा सूगरों के खाने के लिए पैदा की जाती है, क्योंकि कहते हैं मक्खा खाने से चर्बी बहुत अच्छी होती है। और उसके लिए वहाँ पे ऐसा नहीं हमारे यहाँ की तरह जो सड़कों पे घूमते हैं सूगर, ऐसे नहीं, वहाँ बाकायदा जैसे हम गाय भैंस पालते हैं ऐसे सूगर पाले जाते हैं और उनको मक्का के खेत में खुला छोड़ दिया जाता है ताकि वो जितना खा सकें खा लें। उससे उनका क्या होगा, चर्बी बढ़ेगी और जितना भारी सूगर होगा, चर्बी होगी, उसका मीट उतना ही अच्छा बिकेगा। और विदेशों में सबसे ज़्यादा इसी का मीट खाया जाता है। तो वहाँ पे ना केवल कृषि बल्कि पशुपालन व्यवसाय भी इस पे निर्भर करता है। तीसरी चीज़ काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मिट्टी में देख कपास बहुत अच्छा होता है, इसके अलावा गेहूँ, चुकंदर, मक्का, ये बहुत अच्छी उपज होती है काली चरनोज़म में। भूरी और कत्थई मिट्टी में शुष्क कृषि की अपेक्षा पशुचारण अधिक है, क्योंकि शुष्क कृषि है का अगर पानी की व्यवस्था होगी तो आप सिंचाई कर लोगे, और पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो आप सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वहाँ पे पशुचारण, वही पशुओं के लिए घास वास तो उगी आएगी। नेक्स्ट है पॉडजोल मिट्टी, यहाँ पे वन और फलदार वृक्ष अधिक उपयोगी हैं। तो जहाँ फल होंगे, फल भी देखिए अच्छी खासी रेट है। इन दिनों लोगों का रुझान फिर से फल फ्रूट्स पे और आपकी सात्विक चीज़ों पे बढ़ा है बजाय मांसाहारी चीज़ों के। तो हमें ये पता होगा तो हम उतना ही लाभ उस क्षेत्र से, उस ज़मीन से प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम अन्य चीज़ों की बात करें, नेक्स्ट है नदियों को जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों से के संग बह के, जल के संग लुढ़क लुढ़क के जो कंकड़ पत्थर और मिट्टी आती है, वो जलोढ़ मिट्टी में जलवायु के अनुसार फसलें बोना। जलवायु मतलब मौसम के अनुसार, मौसमी फसलें, ऐसा नहीं साल में एक ही फसल पैदा कर दी। मौसम के अनुसार जब रबी की करनी हो रबी की करें, इससे फसल चक्र बना रहता है और मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है। 8वीं है हमारी धूसर मरु मिट्टी। मरु आ गई, आपको पता है इसका मतलब सिंचाई चाहिए। जैसे राजस्थान का उदाहरण लेने, मरु प्रदेश है तो कैसे कृषि होगी, लेकिन इंदिरा गांधी नहर के द्वारा वहाँ पे जल मिल गया, सिंचाई के द्वारा अच्छी उपज हो रही है। तो यहाँ पे अब कहें तो मोटा अनाज बहुत अच्छा होगा, जैसे मक्का है, बाजरा है, रागी है, ये बहुत अच्छी होती है। गेहूँ भी हो रहा है। और श्रीगंगानगर में तो आप देखिए कपास कितनी अच्छी हो रही है, मूंगफली कितनी अच्छी हो रही है। तो ऐसा नहीं है, अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो इन क्षेत्रों में भी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। अब हमें ये मिट्टी के हमें कारण मिल गए कि मिट्टी से कैसे हम अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उसका संरक्षण और उपयोग कर सकते हैं। अब इसी में हम अगला पॉइंट जो लेंगे वो है मिट्टियों का अनुरक्षण और संरक्षण, मतलब मिट्टी का बचाव कैसे करना है। किसी क्षेत्र की मिट्टी में लगातार एक ही फसल बोते रहने से मिट्टी में पौधों के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ इंडिकेट कर रही हूँ। और फसलों की उपज घटती जाती है। कई फसलों की मिट्टियों ने अपनी उर्वरता भी खो देते हैं। अब आप आलू बोते जाओ तो आलू क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसे पोषक तत्व चाहिए होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपना उपजाऊपन खो देगा। इसके अलावा फसलों की उपज घटती जाती है, तो हम इस मिट्टी संसाधन को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रखें। ऐसा तो नहीं है कि हम आज खा लेंगे तो हमारा तो हो गया, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना छोड़ें। तो उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना है, मिट्टी को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। जिसके लिए हमें सबसे पहले कृषि प्रणाली में परिवर्तन करना है। कैसे करना है, मौसम के अनुसार फसलें हो। गोबर और पत्तियों को खाद बनाएं, गड्ढे में डाल दें और गड्ढे में डाल के कुछ समय के लिए उसे डालक छिड़काव करते रहें दवा के, तो वो अच्छी खाद में भी कन्वर्ट हो जाता है और जिससे हमें क्या होगी, जैविक खाद मिलेगी, उतनी ही पौष्टिक उपज हमें प्राप्त होगी। फसलों की हेरा फेरी करें, हरी खाद ज़्यादा उपयोग करें, यूरिया वगैरह कम से कम डालें, वरना वो उस समय तो आपको उपज दे देगा, वो हमारे शरीर में अनाज के ज़रिए जाएगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ज़मीन के अंदर जाएगा तो ज़मीन के लिए भी हानिकारक है।
ऐसी फसलों को बोने से जिनमें जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे अपनी जो जड़दार फसलें होती हैं ना, जैसे दालें हैं, दालें जितनी अपन उपज करते हैं ना वो मिट्टी में उपजाऊपन लाती हैं। तो हमें ऐसी फसलें करनी चाहिए जो मिट्टी के उपजाऊपन को बढ़ा सकें। कृषकों के द्वारा उचित जल प्रबंधन, कई बार आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा हो, हम लोग कहीं ना कहीं अपने गाँव से जुड़े हुए हैं कि खेतों में पानी चलता रहता है, फ्लो होता रहता है। उससे क्या होता है, वो पानी ज़मीन में नहीं जा रहा, वो बर्बाद जा रहा है। अपने साथ साथ वो पानी ही की बर्बादी नहीं हो रही, वो जिस ज़मीन के ऊपर से जा रहा है उस ज़मीन के सबसे ज़्यादा तो पोषक तत्व जो होते हैं ना ज़मीन में, वो ऊपरी सतह पे ही होते हैं। अब पानी जब ऊपरी सतह पे होके जाएगा तो वो जब बह रहा है तो अपने संग पोषक तत्व भी बहा के ले जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है, ओवरफ्लो पानी नहीं होना चाहिए। हमें ज़्यादातर जो शुष्क सिंचाई विधि चल रही है, बूंद बूंद विधि, फव्वारा विधि, जिसमें पानी की कम लगाता है और उपज भी अच्छी प्राप्त होती है, ऐसी विधियों के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अब मिट्टी के लिए हमें जैसे जांच करा लेनी चाहिए, जैसे लाल पीली मिट्टी है तो डेयरी फार्मिंग कर लो, धूसर कत्थई है तो सब्जी का उत्पादन, प्रेरी में, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें किस क्षेत्र में क्या करें तो जिससे हमें अधिक लाभ हो और साथ ही उस क्षेत्र की उस मृदा का संरक्षण भी हम कर सकें। इसके अलावा हमारी खादें और उर्वरक, मिट्टियों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए और अधिक फसल उत्पादन के लिए खादों और उर्वरकों का प्रयोग भी आवश्यक है, तभी तो उपजाऊपन बनेगा। इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है और अधिक समय तक उपजाऊ बनी रहती है। जैसे हरी खाद है, गोबर की खाद है, ये बहुत अच्छी हैं। पशु खाद जैसे गाय भैंस की, इनकी बेल की, ये सारी भेड़ बकरी, कहते हैं बकरी की सबसे उपजाऊ होती है, इनको डाल दें तो क्या होगा, इससे भी मिट्टी में थोड़े दिन बाद ये सड़ गल जाएगी। अपघटक इन्हें तोड़ देंगे तो मिट्टी को ह्यूमस देंगे और ह्यूमस सबसे उपजाऊ होता है। कूड़ा करकट की खाद, घरेलू कचरा, देखिए आजकल आपको घर घर आ रही है ना, गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सब लोग आराम से सुन रहे हैं। राजस्थान में इतनी अच्छी व्यवस्था पूरे भारत में ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं हमारे राजस्थान में बहुत अच्छी व्यवस्था है कि घर घर आके, कई जगह तो पहुंच भी नहीं पा रहा, लेकिन हमारे घर के आगे से कूड़ा लेके जाते हैं तो उसमें वो 2 बॉक्स रखते हैं कि गीले कचरे के लिए और सूखे कचरे के लिए। वो इसीलिए है कि जो कांच वाली चीज़ें हैं, जो कांच वाली चीज़ें हैं या लोहे वाली चीज़ें, वो उसमें मिलके उस चीज़ को किसी को नुकसान ना करें। अगर हम घर की जैसे सब्जी छिली हुई है, दाल है, चाय की पत्ती है, घर में जो पेड़ पौधे हैं उनके जो घास फूस पेड़ती हैं उनको अगर अलग डाल दें और उनको गवर्नमेंट अलग करके, अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों अरबों का, अच्छे IITians विदेश की नौकरी छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं जहाँ पे कचरा डलता है, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण खाद बनाई जा सकती है। और आपको बता दूं भारत सबसे ज़्यादा इसी खाद को बेच के विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है। हम अपने देश में ध्यान नहीं दे रहे और हमारे देश की खाद विदेशों में जा रही है, क्योंकि हमारे घर में, हम लोगों के घरों से जितना खाना फिकता है ना उतना एक देश पल जाए, वास्तविकता ये है। तो उस खाद का प्रयोग अगर खेतों में डाल दिया जाए, बिछा दिया जाए तो बहुत ही अच्छी हमारी ज़मीन की उत्पादक क्षमता बढ़ जाएगी और जैविक खाद मिलने के कारण जो पोषक तत्व हैं वो बहुत ही सर्वोत्तम होंगे। आपने देखा था पुराने समय भी जब ज़मीन कुछ समय के लिए खेती करने के बाद खाली छोड़ी जाती थी, शौच करने जाते थे, गोबर वगैरह वहीं डाल देते थे, कचरा होता था वो डाल देते थे। उस समय कांच वाँच नहीं डाला जाता था, तो वो क्या होता था, वहीं सड़ गल के वो अपने आप में एक अच्छी खाद का उपयोग करते थे और अच्छी उपज प्राप्त होती थी। हरी खाद जैसे सनाई, ग्वार, ढैंचा, इन फसलों को उगाकर आधी आयु में ही इन्हें खेतों में जोत दिया जाता है। वो क्या करते हैं, वो भी अपने अपने खाद का रूप ले लेते हैं। और रासायनिक खाद जैसे फास्फेट है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम, ये डाल के भी मृदा के जो उत्पादक क्षमता है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखें तो हम लंबे समय तक मिट्टी को संरक्षित रख सकते हैं। अति दोहन भी ना करें किसी चीज़ का, क्योंकि वो भी क्या हो जाएगा, उसके क्षरण का कारण, उसके नष्ट होने का कारण बनेगा। अब बात करें मिट्टी जो संसाधन है और मानव सभ्यता का आपस में क्या संबंध है। बात करें मानव सभ्यता का विकास उपजाऊ नदी घाटियों के मैदानों में, आप कोई भी सभ्यता देख लीजिए, भारत की देख लीजिए, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, गंगा घाटी सभ्यता, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी सभ्यता,
या विश्व में बात करें नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, तो ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? क्योंकि देखो बेसिक चीज़ पीने के लिए पानी चाहिए, तो वहीं रहेंगे। पानी के साथ अब खेती कर लेंगे तो पानी भी वहीं उपलब्ध हो गया और खेती भी हो गई। तो ज़्यादातर सभ्यताएं वहीं पनप गईं जहाँ नदियाँ थीं। इसके साथ साथ उन्नत कृषि प्रदेशों में अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें, मोटर गाड़ियाँ, स्कूल्स, ये सब वहाँ मिल जाते हैं। अब यूएसए की बात करें तो यूएसए जो केंद्र की टेनेसी नदी जो है, वहाँ संस्कृति बहुत अच्छी रही, संस्कृति अच्छी रही, डेवलपमेंट हुआ पॉलिटिकल भी, और आपके हमारे जो धार्मिक विचारों के बात करें तो उसके वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। प्राचीन मानव सभ्यताओं की बात करें तो उत्तरी भारत की बात करें, भारत में है सिंधु नदी, मैंने आपको बताई थी, मेसोपोटामिया है, चीन की नदियाँ हैं, कांप मिट्टी, जहाँ पे अच्छी पैदावार होती है। तो कहीं ना कहीं मानव सभ्यता मिट्टी पर निर्भर करती है, और ये मिट्टी नदियों के द्वारा लाकर बिछाई गई है। तो हमें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए भी इसको बचाए रखना है। ऐसा ना हो कि उसको हम प्रदूषित कर दें या आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई भी कारक ना छोड़ें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम मिट्टी का संरक्षण भी कर सकते हैं और मिट्टी की आर्थिक योजना भी बना सकते, मतलब लाभ भी प्राप्त कीजिए, लेकिन लाभ का आधार ये देख के रखिए कि हमें भविष्य के लिए भी उसको सुरक्षित रखना है। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, अगला टॉपिक में हम फिर मिलेंगे।